हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जीवनी। जैसे देखिएगा ना कि कभी कभी आपको बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है इनके विचार, जैसे कभी राजनीतिक विचार पूछ दिया, सामाजिक विचार पूछ दिया, या पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण जी का योगदान क्या था, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। कभी कभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे इनका जन्म कहाँ हुआ, विवाह किससे हुआ। तो ओवरऑल हम लोग आज बीपीएससी मेंस के आपको अकॉर्डिंगली देखेंगे, बट प्री में भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको इनका महत्व कहने का मतलब है कि इनका जो योगदान था वो आपसे पूछा जा चुका है। आने वाले समय में चाहे वो 70 हो, 71 हो, या 72 हो, या 73, इसमें आपको इनसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। अब विचार जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, कि कौन थे, क्या थे। तो उसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर को इसलिए हम लोग मनाते भी इनका। कहाँ पर हुआ था? तो आपको सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो कि आपको वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैपिंग की बात करूं तो ये रहा आपको सारण जिला। ठीक है। शुरुआत में ये अपने जीवन की शुरुआत में मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे। उसके बाद ये समाजवाद की तरफ झुके। ठीक है। इसके बाद ये विनोबा भावे जी के साथ भूदान आंदोलन में आपको काफी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे जाकर फिर ये सर्वोदय आंदोलन से आपको जुड़े। गांधीवादी कंप्लीट रूप से थे, है ना, गांधीवाद की तरफ काफी आपको ये इनका झुकाव रहा बाद में। और जयप्रकाश नारायण, है ना, चूंकि इसलिए इनको जेपी के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं। इसके अलावा इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। लोकनायक जैसे पटना का जो एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पे है। ठीक है। तो ये इनका बेसिक हुआ। इसके बाद इनको कुछ आपको अवार्ड मिले, है ना। हम लोग थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इनके विचार, योगदान, उस पर बात करेंगे। सार्वजनिक मामलों में आपको इनको अभी भारत रत्न मिल चुका है। कब? 1999 में मिला था, मरणोपरांत। इसके बाद इनको एफआई फाउंडेशन और आपको इचल करंज का राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना। इसके अलावा 1965 में लोक सेवा अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। मतलब कि भारत के बड़े बड़े सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सम्मानों के साथ इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह था प्रभावती देवी। जी हाँ दोस्तों, प्रभावती देवी का नाम सुने होंगे आप लोग। बिहार का जब इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, तो प्रभावती देवी एक महत्वपूर्ण आपको किरदार है। काफी उन्होंने काम किया था, चाहे वो चरखा योगदान हो। मतलब चरखा में गांधी जी के साथ काफी आपको इनका जुड़ाव भी रहा था, गांधीवादी प्रवृत्ति के साथ काम की। ये आपको किसकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी आपको प्रभावती देवी। इन्हीं के साथ आपको इनका विवाह हुआ था। क्लियर? 1920 में 18 साल की उम्र में आपको मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और फिर ये पटना में नौकरी करने लगते हैं। यानी शुरुआती स्तर पर ही, ये प्रारंभ में ही आपको पटना में नौकरी करने लगते हैं, और यहीं पर आपको ये प्रभावती देवी के साथ इनका फिर विवाह भी होता है। इसके बाद ये संपर्क में आए। उस समय के राष्ट्रवादी कई सारे नेता हैं, उनके संपर्क में आते हैं। चूंकि इनकी एक्टिविटी थोड़ा सा उस समय से थी, तो अबुल कलाम आजाद जी के साथ इनकी कनेक्टिविटी होती है। और अंग्रेजी शिक्षा छोड़ो जो अभियान चलता है आपको, यानी स्वदेशी की बात होती है, आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो उसी में इन्होंने क्या किया था, आपको कांग्रेसियों के साथ या राष्ट्रवादी नेताओं के साथ आपको इन्होंने काफी कार्य किया। और उसी समय यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन से ऐसे नेता थे जो अपने एग्जाम के 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिए। यही थे। अब देखिए, कई जगह आपको बिहार नेशनल कॉलेज लिखा रहता है। चूंकि मैंने ये आपको जो कंटेंट को उठाया है, या कंटेंट को मैंने आपको यहाँ पर किया है, वो है आपको पीआईबी से, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट से। इसलिए मैंने आपको बिहार नेशनल कॉलेज ना कर यहाँ पर पटना कॉलेज, पीआईबी की वेबसाइट पे जाइएगा, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लिखिएगा गूगल पर, जयप्रकाश नारायण पीआईबी गवर्नमेंट का आपको, तो वहां पर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि उन्होंने वहां पर पटना कॉलेज ही लिखा हुआ है। हालांकि कई सारे पुस्तकों में यहाँ पर बीएन कॉलेज यानी बिहार नेशनल कॉलेज लिखा रहता है। उस समय चूंकि वो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही है सब। इसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद जी के साथ आपको बिहार विद्यापीठ में आपको शामिल हो गए। अपनी पति प्रभावती जी को गांधी जी के आश्रम, साबरमती आश्रम में छोड़कर ये आगे की पढ़ाई के लिए आपको
बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, यानी अमेरिका चले गए। यानी आपको ये कॉलेज करते हैं और उसके आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका में जाते हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई को ये पूरी करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब ये तो इनके शुरुआती ये विचार, अब आते हैं इनके जीवन पे, इनके राजनीतिक जीवन क्या थी या राजनीतिक विचार क्या थे, इन सब चीजों पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जेपी नारायण का आपको राजनीतिक जीवन क्या रहा, तो शुरुआत में ये मार्क्सवाद की तरफ आपको झुकते हैं। मार्क्सवाद क्या, लेनिन को आप जान रहे होंगे, है ना। उन्हीं से जब ये अमेरिका से लौटते हैं ना, तो इन पर बहुत मार्क्सिज्म का प्रभाव रहता है, जो किसकी बात करता है, साम्यवाद, जो कि कहता है कि मजदूरों को अपने अधिकार लेने होंगे। ले लें, जैसे हिंसा को भी आपको यहां पर क्या कहते हैं कि भाई अधिकार तो लेने होंगे पूंजीपतियों से, ठीक है। वही आपको मार्क्सवादी विचारधारा की आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब इनका जो प्रभाव जाता था वो तो मजदूरों का, कि मजदूरों को यहाँ पर बराबर अधिकार मिले, यहाँ सामान्य लोगों को बराबर अधिकार मिले। और यही आगे जाकर थोड़ा सा समाजवाद का थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजें लगभग समान ही रहती है कि वो भी बराबरी की बात करता है। इसलिए जब ये आपको 1929 के उत्तरार्ध में आते हैं भारत, तो ये पूरे मार्क्सवादी रूप में नजर आते हैं। यानी इनकी जो राजनीतिक जीवन स्टार्ट होती है वह आपको मार्क्सवादी विचारधारा के साथ इनकी राजनीतिक जीवन स्टार्ट होती है। बाद में ये समाजवाद के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए थे, चूंकि टैलेंटेड थे, यंग थे, जोश था, तो जवाहरलाल नेहरू जी की नजर इन पर पड़ी। और इससे पहले मौलाना अबुल कलाम वगैरह सब लोग साथ ही रहते थे। ये लोग जवाहरलाल नेहरू हो गए, पटेल जी हो गए, मौलाना कलाम जी हो गए, गांधी, ये लोग आपस में इनका काफी अच्छा साठगांठ चलता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला था, मतलब कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जब इनसे मिलते हैं तो इनको कहा कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते, यहीं पर रहिए और कार्य कीजिए, भारत के लिए कार्य कीजिए। तो यहीं पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है और यहीं से आपको महात्मा गांधी के साथ इनका जुड़ाव डायरेक्ट हो जाता है। प्रभावी तो थे ही, इसलिए महात्मा गांधी को ये अपने गुरु के तौर पर आपको देखते थे। शुरुआती तौर पे वो उसी क्षेत्र में आपको राष्ट्रवादी गंगा शरण सिंह के आपको साथ ये आपको रहता है, तो कहीं कहीं सिन्हा भी रहता है, कोई इशू नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस के साथ ये थे तो कांग्रेस की गतिविधियां इनकी गतिविधियां हो गई। तो ध्यान रखिएगा, 1942 के आंदोलन से भी पहले इनकी भूमिका असहयोग आंदोलन में थोड़ा बहुत रही थी। हालांकि उस समय बहुत यंग थे, जस्ट 18 साल के थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका ठीक ठाक थी। हम लोग इनको ज्यादातर जानते हैं 1942 के आंदोलन को लेकर, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका ठीक ठाक थी। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिएगा कि कई सारे नेताओं की गिरफ्तारी होती है, तो इनको भी आपको गिरफ्तार करके कहां पर डाल दिया जाता है, नासिक जेल में। तो ध्यान रखिएगा, ये नासिक जेल में आपको गिरफ्तार होकर जाते हैं, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकी आपको गिरफ्तारी होती है। इसी समय आपको विनोबा भावे वगैरह जितने भी राजनीतिज्ञ थे, है ना, सबकी गिरफ्तारी होती है। तो एक इसलिए यहां से एक बार और प्रश्न पूछता है कि विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार कब होते हैं, तो वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होते हैं। क्योंकि हम लोग विनोबा भावे जैसे ही आते हैं दिमाग में, व्यक्तिगत हम लोग क्या दिमाग में आ जाता है, और यहां पर इनके आते हैं, इनके दिमाग में आ जाता है कि चलो भाई जेपी है तो 1942 ही होगा, विनोबा भावे तो व्यक्तिगत आंदोलन ही होगा। लेकिन उससे पहले भी ये लोग एक्टिव थे, सक्रियता था। और आपको ये इसके बाद इनके साथ कई लोग आपको जुड़ते हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी थे, मीनू मसानी जी, आपको पटवर्धन जी, अशोक मेहता, बसावन जी, यूसुफ जी, है ना, सीके आपको नारायण स्वामी जी, ये लोग कई लोग आपको जो है इनके साथ आपको लगातार काम करने लगे और एक साथ आपको यहाँ पर वर्क करने लगे। इसके बाद ये संपर्क में आते हैं नरेंद्र देव जी के, और नरेंद्र देव चूंकि कंप्लीट रूप से समाजवाद से प्रभावित थे और जेपी का भी तो झुकाव था, वो समाजवाद की तरफ आपको ज्यादा होने लगा था। तो जब आपको नरेंद्र देव जी 1934 में प्रॉपर तरीके से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, 31 में होने की हुआ था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1934 में आपको इसकी स्थापना होती है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और महासचिव के पद के रूप में जेपी को रखा जाता है। अब ये ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के छोड़ दिया या फिर ये समाजवादी रूप से कार्य कर रहे थे। समाजवाद का साधारण सा मतलब होता था कि सार्वजनिक वितरण पे समान हक सबको देना, है ना, समाज में सबको बराबर का हक देना। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा फैसिलिटी मिल जाए, कोई बहुत बड़ा हो और कोई बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद
लगातार इन लोगों की एक्टिविटी रही, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इनकी गिरफ्तारी आपको किसके साथ हुई? तो योगेंद्र शुक्ला जी रहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी होते हैं, सूरज नारायण सिंह जी होते हैं, गुलाब चंद्र गुप्ता होते हैं, पंडित आपको राम रंजन जी होते हैं। इन लोग कई लोग होते हैं और इन सभी को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है और काफी समय वहां पर रहते हैं। इन लोग का केस भी लड़ा जाता है। बट ये क्या होता है कि दिवाली के दिन, क्योंकि दिवाली के दिन आपको बम पटाखे फटते हैं, तो इसी का फायदा उठाकर, शोरगुल का फायदा उठाकर ये सभी आपको, ये जितने भी आपको देख रहे हैं, योगेंद्र शुक्ला जी हो गए, चाहे आपको जयप्रकाश नारायण जी हो गए, सूरज नारायण सिंह हो गए, ये जितने भी लोग थे, ये सभी कहां चले जाते हैं? हजारीबाग सेंट्रल जेल फान जाते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो 1942 का आंदोलन था, उसमें आपको अप्रत्यक्ष रूप से शामिल। मैं अप्रत्यक्ष क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग छिप छिप कर करते हैं, हालांकि आपको बाद में गिरफ्तारी हो जाती है। यहीं पर जाते हैं तो आजाद दस्ते की स्थापना करते हैं और आजाद दस्ता का काम ही था आपको यंगस्टर को लाकर ट्रेनिंग देना, और इस पर आपको मुख्य रूप से इनकी भूमिका रहती थी। लेकिन आजाद दस्ते बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, तब जाकर फिर से आपको इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, जयप्रकाश नारायण जी को। जब भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग भूमिगत तरीके से काफी काम कर रहे थे, है ना, भूमिगत तरीके से काफी काम कर रहे थे, इसी समय इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। लोग जानने लगे। भूमिगत मतलब होता है कि छिप कर, है ना, चूंकि आपको भागे थे सेंट्रल जेल से, तो कैसे ओपनली ये करने लगे? ऐसे तो ओपनली कर नहीं सकते हैं। तो हुआ क्या कि ये लोग छुप छिप कर काम करने लगे, चाहे वो आजाद दस्ता का हो या अन्य मदद हो क्रांतिकारियों की, राष्ट्रवादियों की। तो यहीं से ये लोग क्या होने लगे, काफी नाम हो गए, चाहे वो योगेंद्र शुक्ला जी हो, सूरज नारायण जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया जी हो, अरुणा आसिफ अली हो, कई लोगों का नाम आपको इस दौरान हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1947 से 53 तक जयप्रकाश नारायण जी ने आपको भारत रेल में सबसे बड़े श्रमिक संघ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी गतिविधियां बहुत चीजों में आपको संलग्न थी। तो ये इनका आपको राजनीतिक आपको हो गया। आजाद दस्ता की अगर हम लोग बात किए हैं तो आइए इसके बारे में 2 लाइन जान जाते हैं। ठीक, उसके बाद इनके विचारों को जानते हैं। आजाद दस्ता क्या है? तो भाई आजाद दस्ता समझिएगा कि एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन समझ जाइए, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन वो किया था। कहां पर? नेपाल के तराई क्षेत्रों में किया था। और वहीं पर ये लोग क्या करते थे, जिसमें आपको श्याम नंदन सिंह, सूरज नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, ये सभी लोग आपको यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादा आपको एक्टिव रहते थे। रामानंद जी के यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। एक इनका काम क्या होता था? इनका उद्देश्य था कि यंगस्टर को बुलाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, और अंग्रेजों की जो आधारभूत संरचना है, जैसे परिवहन वगैरह, यातायात के साधन, सड़क वगैरह, इनको नुकसान पहुंचाइए, उनके सार्वजनिक स्थलों को नुकसान पहुंचाइए। यातायात को बात, मतलब कि यहां पर हिंसात्मक वो नहीं था कि मार दो, जैसे क्रांतिकारियों का था कि खून के बदले खून। याद होगा कि अनुशीलन समिति में हम लोग क्या पढ़े हैं कि खून के बदले खून, है ना, यही पढ़े हैं। यहां पर हम लोग क्या जानते हैं कि ये हिंसात्मक, मतलब मारने होने की बात नहीं, यहां पर ट्रेनिंग मतलब नुकसान पहुंचा। इससे अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे। अंग्रेज आपको परेशान हो गए थे, क्योंकि इनके सार्वजनिक संपत्ति को आपको काफी नष्ट किया गया था। और चूंकि ये बहुत तीव्र गति से आजाद, देखो अगर हम लोग अभी कुछ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब समझिए कि वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। तभी इतिहास में तो हजारों चीज हुए हैं। क्या हम लोग सभी कुछ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। वैसी चीजों को पढ़ते हैं जिसका स्थान बहुत ज्यादा आपको रहा होगा। तो आजाद दस्ते उसी में से एक है। आजाद दस्ता उसी में से एक है। इस समय आपको क्या हुआ था कि इसके कई सारे शाखाएं आपको स्थापित है, इसके ब्रांचेज स्थापित होने लगे, चाहे वो भागलपुर का क्षेत्र हो, पूर्णिया का क्षेत्र हो। यहां पर लोग यही काम करते थे कि यहां पर ट्रेनिंग दिया जाता था, और ट्रेनिंग देकर अंग्रेजों के चीजों को परेशान किया जाता था, उनके आधारभूत संरचना को यहां पर नुकसान पहुंचाया जाता था, और छापामार पद्धति से यहां पर आपको सरकार पर शांत है। इसलिए देखिएगा कि आगे जाकर ये जेपी को गिरफ्तार फिर से आपको किया जाता है। ठीक है, ये इसी कारण से। उसके बाद फिर ये लोग निकलते हैं प्रॉपर तरीके से। राजनीतिक कैरियर में इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। राजनीतिक कैरियर में जयप्रकाश नारायण जी के एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, वो है आजादी के बाद। जी हाँ, नाम सुने होंगे आप लोग, संपूर्ण क्रांति। एक ट्रेन भी चलता है संपूर्ण, इसी के नाम पे आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया था। संपूर्ण क्रांति दिल्ली से पटना का बहुत फेमस ट्रेन है, संपूर्ण क्रांति।
क्यों हुआ था? तो 1960 के दशक में चूंकि ये बहुत राजनीतिक रूप से, चूंकि हुआ क्या ना कि ये कई सारे, जैसे देखिएगा शुरुआत में मार्क्सवाद से संबंधित थे, उसके बाद फिर समाजवाद से, जो कांग्रेस से जुड़े, फिर समाजवाद से जुड़े, फिर इनका धीरे धीरे राजनीतिक से वो हो गया था मोह भंग, मतलब कि जबकि समाजवाद बहुत सक्सेस नहीं हुआ, समाजवाद बहुत प्रैक्टिकली हिट नहीं हुआ। देखिए ना आप, चाहे आज का देखो, रशिया देखो आप, चाइना देखो, वो खुद ही उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते चीजों को। तो जब देखा जेपी ने कि समाजवाद भी यार वही है, बहुत सक्सेस तो नहीं है, तो ये लगभग राजनीति से असक्रिय हो गए थे। लेकिन 60 के दशक के आसपास फिर से वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के जो पीछे था वो था इंदिरा गांधी के दौरान, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई अपने चरम सीमा पे था, बेरोजगारी था, लोग बेरोजगार थे, लोग मांग कर रहे थे। इसी दौरान कई सारे उस समय बड़े बड़े, जो आज के बड़े बड़े नेता हैं, उस समय एक्टिव हुए थे, और उन्होंने मांग की थी सरकार से कि भाई आप इस पर काम कीजिए। बट इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत इस पर पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया गया था। तो इसी दौरान इन्होंने अहिंसक, चूंकि ये गांधीवादी सिद्धांतों को मानते थे, तो अहिंसक तरीके से जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा विरोध किया प्रारंभ हो गया, और बिहार विधानसभा को यहां पर भंग किया गया। ये जो पटना के गांधी मैदान को आप जान रहे हैं ना, देखो ये भीड़ है, वो ये वास्तविक भीड़ है, ये जयप्रकाश नारायण जी हैं ये, और ये उनका भीड़, पूरा गांधी मैदान पूरा भीड़ में तब्दील। और कहा जाता है कि आज तक का छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन ये रहा है, आज तक का छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। आपको संपूर्ण क्रांति जिसके वो लीड कर रहे थे गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है मेंस में कि भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका को बताएं, तो ये आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जानते हैं, और ये बहुत मजबूती से इसका प्रभाव इतना हुआ कि इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका। जी हां दोस्तों, जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। बिहार से यह आंदोलन था, लेकिन इतना अलग लेवल पे था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार बहुत प्रेशर में आ गई थी। इसी दौरान बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, इमरजेंसी की घटना, ये घटना, वो घटना। ये समय भारतीय राजनीति का बहुत उथल पुथल का समय रहा है, जिसमें हमारे बिहार की भी भूमिका बहुत रही है, जिसमें जेपी ने आपको, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने आपको यहां पर बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो राजनीति में इनका आजादी के बाद भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक विचारों से क्या प्रभावित थे, या जेपी का, जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक विचार क्या था, इस पर एक टिप्पणी लिखे तो लिख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, मतलब कि इसी को आप लोग, हम लोग आजकल जानते हैं अंत्योदय, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उदय। सर्वोदय भी यही हुआ। ठीक है, और इसको सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसकी प्रस्तुति ये आपको प्री में भी आ चुका है। इसकी प्रस्तुति 1950 में आपको जेपी नारायण जी के द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि सामुदायिक, रचनात्मक और ट्रस्टीशिप के द्वारा समाज के सभी तबके के लोगों का क्या हो, यहां पर उत्थान। गांधी जी भी इसी की बात करते हैं। गांधी जी भी हमेशा यही कहते थे कि सर्वोदय, सभी का उदय हो, अंत्योदय हो। ठीक है, सेम, चूंकि गांधीवादी विचार से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसीलिए आपको दिखेगा कि ये आपको इस पर काम करते हैं। इस योजना में आपको विन्यासत प्रमुख विचार गांधीवादी योजना से बहुत मिलते जुलते थे, जैसे कृषि आधारित काम करना, लघु कुटीर। ध्यान होगा, अगर आप लोग गांधी पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा कि गांधी जी हमेशा गांव के विकास की बात करते थे। गांधी का कहना है कि गांव को विकास कीजिए, शहर विकसित हो जाएगा। और गांव का विकास कब होगा? जब गांव में उद्योग होंगे, कृषि जब वृद्धि होगी। तो ये भी वही बात करते हैं। ठीक है, कृषि आधारित विकास, लघु कुटीर उद्योग विकास, जिसको हम लोग एमएसएमई कहते हैं अभी, आत्मनिर्भरता, विदेशी पूंजी, बहुत सारे जो चीजें हैं कि आत्मनिर्भर बनाइए, बनाइए, और इस तरीके से सर्वोदय योजना होगा।
तो ये आपको इनका सर्वोदय योजना था, जिसको ये आप लोग सामाजिक में भी डाल सकते हैं और इनके आर्थिक पहलुओं में भी डाल सकते हैं। अब आते हैं इनका सामाजिक विचार क्या था। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन अगर जेपी से आ गया तो ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण के समाजवाद का उद्देश्य समाज का आपको सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास करना था। मैंने कहा ना कि शुरुआती दौर में ये जो प्रभावित थे वो है मार्क्स से बहुत प्रभावित है, लेकिन बाद में ये आपको प्रभावित आपको समाजवाद है। और समाजवाद का सिंपल सा मतलब होता है संतुलित विकास सभी का, है ना, समाज के सभी पक्ष का संतुलित विकास हो, सभी समुदाय का संतुलित विकास हो, ठीक। और इसी पर ये ज्यादा कार्य भी किए। भारतीय संस्कृति पर आधारित समाजवाद के प्रमुख तत्वों को अपनाते हुए भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संस्कृति का यह सिद्धांत मिल बांटकर खाना चाहिए को उन्होंने अपना आदर्शवाद का भी बना दिया। इसी तरीके से इन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत भी इसी के तहत पेश किया। देखो, सर्वोदय आपको सब में आ जाता है, सामाजिक में भी आ जाएगा, क्योंकि सभी वर्गों की उदय की बात हो रही है। और सभी वर्ग का मतलब हुआ कि समाज का सभी तबका। यह आपको आर्थिक में भी आ जाता है, क्योंकि सर्वोदय के तहत ही आपको एमएसएमई, कृषि, ये सभी विकास की बात की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग सर्वोदय के सिद्धांत को दोनों पॉइंट में लिख सकते हैं कि गांव को भैया आत्मनिर्भर बना दो, गांव को आत्मनिर्भर बना दो। इसी दौरान विनोबा भावे के साथ इन्होंने भूदान आंदोलन किया, ठीक है, और भूदान यज्ञ आंदोलन को समर्पित किया। और इस आंदोलन के तहत मांग भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरण, जैसे हुआ क्या था, देखिएगा कि आजादी के बाद एक और कार्य भी किया गया था। वो यह किया गया था कि जो जमींदार भारतीय भूमि मतलब कि किसानों की भूमि को लिए हुए थे अंग्रेजों के समय से, उसको फिर से लौटाने की बात की गई थी। किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था। अब यहां पर समझिएगा कि यहां पर भूदान का मतलब यही हुआ कि भूमिहीन जो व्यक्ति मांग कर रहा था भैया मेरा है, उन व्यक्तियों को फिर से भूदान की बात की जा रही थी। और इसी को लेकर यह आंदोलन था, यानी भूमि का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण किसमें? भूमिहीनों के बीच में। क्या सभी भूमि नहीं, तो ऐसे जो कहते थे कि भाई ये मेरा जमीन है, चूंकि आजादी के पहले कई ऐसे भूमिहीनों का जमीन को अंग्रेजों के द्वारा हड़पा गया था, जमींदारों को दिया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो भूदान आंदोलन ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे के साथ इनका जुड़ाव था काफी, ठीक है, इस पर ये काफी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव। अब राजनीतिक विचारधारा वही था, बस इसमें और 2-4 पॉइंट याद रखिएगा। ये राजनीतिक विचारधारा को, ये अभी तक क्या था, राजनीतिक वो था, अब इसमें 2-3 पॉइंट और कर लीजिएगा। जैसे विकेंद्रीकृत और सहकारी व्यवस्था के समर्थक थे। विकेंद्रीकृत मतलब कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे आप समझ सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था के सपोर्टर। पंचायती व्यवस्था विकेंद्रीकरण का पहचान। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सब कुछ पावर केंद्र में ना होकर आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि ये एरिया यहाँ से डेवलप होगा, ये एरिया यहाँ से हो जाए, ये एरिया यहाँ से। कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, सहकारिता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि परिवहन, जहाजरानी, भारी एवं आधारभूत उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाए। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि 51% शेयर सरकार के पास हो, ठीक है। क्यों राष्ट्रीयकरण? क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति हो जाए और सरकार इस पर अपना काम कर सके। और सरकार यदि काम करेगा तो जाहिर सी बात है सभी के विकास की बात करेगा, जो भी फेयर रखेगा या समथिंग कुछ भी ऐसा हो, सभी समाज के सभी वर्गों की बात रखेगा। इसीलिए राष्ट्रीयकरण पे बल देते हैं ये। इसके अलावा विधि के शासन की बात करते हैं, नागरिक आपको स्वतंत्रता की बात करते हैं, मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार। जी हाँ, ये एक अच्छी बात थी उसी समय। सोच लीजिए आज से हम लोग बात कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, लगभग 65-70 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 60 वर्ष पहले की। उसी समय इनका कहना था कि अगर आपका कोई प्रतिनिधि आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है तो आपको अधिकार होगा वापस बुलाने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की बात वो उसी समय करते हैं जिस लोकपाल के लिए आपको अन्ना हजारे जी अनशन पे भी बैठना पड़ी, उसी समय बात करते हैं, ठीक है। लोकपाल में था कि सबको जवाबदेहिता में सबको इंक्लूड कर दो। भारत में चूंकि कोई राजा का शासन नहीं है कि भैया हम ही सर्वोपरि हैं, सब समाज के अंग है। और यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो विधि का शासन चल रहा है, जनता के द्वारा चलाया जा रहा है,
इसलिए इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सभी को लोकपाल के अंदर आपको आना चाहिए। इसी चीज को लेकर आपको अन्ना हजारे जी के द्वारा अनशन किया गया था, ये ध्यान होगा आप लोग को। इसके अलावा ये स्वाधिकार की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, नगर और ग्रामीण स्थानीय समुदाय के विकास की भी बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की स्थापना कर सामुदायिक विकास जैसे कार्यक्रम की बात करते हैं। इनके अवधारणा में और गांधी के अवधारणा में देखिएगा बहुत समानता दिखता है। रीजन बीइंग कि ये गांधी जो बात करते हैं इस उसी बात को ये और अच्छे तरीके से वेल पॉलिश्ड, मतलब पॉलिश करने का मतलब है कि समाज में उस समय क्या प्रभाव था उसको जोड़ते हुए बात करते हैं। गांधीवादी थे कंप्लीट। इसलिए देखिएगा कि इन्होंने गांव 1959 में इन्होंने गांव, जिला, राज्य, संघ परिषद, जिसको इन्होंने चौखंबा राज्य कहा था, इन्होंने कहा कि यह भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मतलब इनका कहना था कि भाई पहले गांव का भी विकास करो, गांव के विकास कीजिएगा, जिला का विकास होगा, जिला का विकास कीजिएगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास कीजिएगा, संघ का विकास होगा। संघ मतलब कि अपना देश, और वह ये चारों का विकास आप पूरे राष्ट्र को या भारत का एक पुनर्निर्माण हो सकता। आपको एक इसमें नया क्या है गांधी, तो जी हाँ गांधी भी यही बात करते हैं, ये भी यही कहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ये ग्राम पंचायत की भी बात करते हैं और ये सामुदायिक विकास की भी बात करते हैं, सामुदायिक समान प्रणाली वितरण की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने चार खंबा इस चार को माना। तो ये आपको यहां पर इनकी राजनीतिक विचारधारा थी, इनकी ये सामाजिक विचारधारा थी। आर्थिक अगर आएगा तो आर्थिक में आपको ये जोड़ दीजिएगा, कौन किसको, तो इनके सर्वोदय पहलू को जोड़ दीजिएगा, गांव में उद्योग के विकास को जोड़ दीजिएगा। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो यहां से आपको जोड़ दीजिएगा। तो जेपी से संबंधित आपको इतना ही था दोस्तों, है ना, जयप्रकाश नारायण से। इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछेगा मेंस में, ठीक है, और ना ही आपको इनसे संबंधित ज्यादा प्रश्न यहाँ से प्री में आपको आएगा। हाँ, 2-4 बुक है इनका, वहां पर प्री से पूछ सकता है, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंगली चूंकि हमारा ये प्रॉपर क्लास था तो इससे ज्यादा आपको मेंस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस वीडियो हमारा यही है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।